स्ट्रेस टेंसर, आज हम सीखते हैं स्ट्रेन टेंसर। तो अगली हेडिंग है हमारी स्ट्रेन टेंसर। स्ट्रेन टेंसर या इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ स्ट्रेन, स्टेट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेन को हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन यार इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि जब लोड दो तरीके के नॉर्मल शियर, स्ट्रेस दो तरीके की नॉर्मल शियर, ऐसे स्ट्रेन भी तो दो तरीके की होती होगी। एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन और गामा से डिनोट करते हैं हम लोग शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब हम स्टेट ऑफ स्ट्रेन बनाते हैं 3D वाला, ये लिख भी सकते हैं 3D स्ट्रेन टेंसर, 3D स्ट्रेन टेंसर। तो जैसे कल हमने स्ट्रेसेस को बनाया था, आज हम स्ट्रेन को बनाएंगे। फिर मैंने बताया कि जब भी टेंसर बनाया जाता है या स्टेट ऑफ स्ट्रेन बनाया जाता है, दैट इज फॉर पॉइंट, पॉइंट के लिए होता है। पहले एक पॉइंट बताओ, उस पे जो स्ट्रेन्स आ रही हो उनको बनाओ, बिल्कुल वैसे जैसे कल था। जैसे टोटल याद करो, यहाँ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड होता था, तो आपको क्या करना है, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेन है, एप्सिलॉन वाई हो जाएगा, इधर की ओर एप्सिलॉन जेड हो जाएगा। तो फिर वही सारे नाम, क्या नाम होगा इसका, कौन सी फेस में लगा है, ये एक्स पे, डायरेक्शन क्या है वाई, ये वाई में लगा है, डायरेक्शन क्या है एक्स, ये वाई में लगा है, डायरेक्शन है जेड, एप्सिलॉन बिल्कुल रिपीट हो रहा है भाई, जेड वाई, जेड एक्स, एक्स जेड। ठीक है, वैसे इससे ज्यादा स्ट्रेन नहीं हो सकती इस दुनिया में। और वही रूल, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज के बाद रटी लो, आगे चल के हम देखेंगे भी इसको, लेकिन आज के बाद एक चीज याद रख लो कि ऑल फॉर्मूलाज, मैं लिख भी देता हूं नोट करके अच्छे से, कि जितने फॉर्मूले स्ट्रेस में वैलिड होते हैं ना, वो सारे फॉर्मूले स्ट्रेन्स में भी वैलिड होते हैं। मतलब जो जो फॉर्मूला आप स्ट्रेस के लिए ड्राइव कर लो, स्ट्रेन में भी लगा सकते हो। कैसे, बताता हूं। मतलब सबसे बड़ा रूल है ये अपने सब्जेक्ट का कि ऑल फॉर्मूलाज which are valid for stress also valid for strain। स्ट्रेस के लिए फॉर्मूले हैं वो वैलिड हैं स्ट्रेन्स के लिए भी। बस आपको क्या करना है, जहां जहां सिग्मा लिखा होता था उसे रिप्लेस कर दो एप्सिलॉन से। और दूसरी बात हमेशा याद रखना कि जहां जहां टाउ लिखा होता था उसे रिप्लेस कर दो गामा से, यही गलती हो जाता है, उसे रिप्लेस कर दो गामा बाई 2 से, उसे रिप्लेस कर दो गामा बाई 2 से। ठीक है, फॉर्मूला जब भी लिखेंगे, ये फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो स्टेट ऑफ स्ट्रेन है। कि सर यहाँ क्यों नहीं गामा बाई 2 लगाए, अरे पागल, ये तो स्ट्रेन अप्लाई हो रही है। जैसे फॉर्मूला याद दिलाऊं मैं आपको कि अगर इसी को हम लोग एक मैट्रिक्स में कल डिनोट करते थे ना यार, ये मैट्रिक्स वाला एक फॉर्मूला है, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना फॉर्मूला है। तो स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करे थे, तो यहाँ क्या भरे थे एप्सिलॉन एक्स, यहाँ क्या भरे थे एप्सिलॉन वाई, यहाँ क्या भर देंगे एप्सिलॉन जेड। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा ना है, ये तो स्ट्रेस
जैसी लग रही थी वो दिखाया था कल, आज स्ट्रेन्स जैसी लग रही है वो दिखाया, लेकिन जब भी मैट्रिक्स में व्यक्त करोगे वो फॉर्मूला है। तो यहां देखो कितना चालाकी करता है एग्जामिनर कि यहां जो गामा एक्स वाई है वो नहीं भरना है। कल याद करो यहाँ टाउ एक्स वाई भरा था, आज यहाँ भरेंगे गामा एक्स वाई बाई टू, गामा एक्स जेड बाई टू, गामा वाई एक्स बाई टू, गामा वाई जेड बाई टू, गामा जेड एक्स बाई टू, गामा जेड वाई बाई टू। जैसे मैं और भी चीजें यही बता देता हूं, जैसे याद करो कल अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था, कौन सा फॉर्मूला बनाया था, सिग्मा एन का फॉर्मूला ड्राइव किया था और टाउ डैश का फॉर्मूला ड्राइव किया था। आप देखो कल जाके सिग्मा एन और टाउ डैश का फॉर्मूला कल ड्राइव हुआ था। अरे स्ट्रेस एट ओब्लिक प्लेन, देखो ये आया था सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा और ये आया था सिग्मा बाई टू साइन टू थीटा, कल ड्राइव किया था। अब स्ट्रेन का हम ड्राइव थोड़ा ना करेंगे, स्ट्रेन में कैसा फॉर्मूला लगेगा, देखो 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 ध्यान से देखो, स्ट्रेन में सिग्मा एन की जगह अगर एप्सिलॉन एन लिख देंगे, सिग्मा की जगह एप्सिलॉन कोस स्क्वायर थीटा, सही है। अब टाउ को रिप्लेस करोगे गामा डैश बाई टू से, सिग्मा रिप्लेस होगा एप्सिलॉन से बाई टू साइन टू थीटा। ये फॉर्मूले वैलिड है स्ट्रेन में, ये फॉर्मूले वैलिड है स्ट्रेस में। मतलब स्ट्रेस का कोई भी फॉर्मूला आप स्ट्रेन में बदल सकते हो, बस सिग्मा को बदल दो एप्सिलॉन में और टाउ को बदल दो, दिमाग में बिठा लो गामा बाई टू, गामा बाई टू। नोट करो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। समझ में आई ये बात आपको?
और वो स्ट्रेस से बनाया गया होगा, तो उसमें सिग्मा की जगह एप्सिलॉन और टाउ की जगह गामा बाई 2, बार बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया। फिर वो रूल हमेशा ट्रू रहेगा, जैसे गामा एक्स वाई गामा वाई एक्स के बराबर होगा, अपोजिट होगा, गामा एक्स जेड गामा जेड एक्स के बराबर होगा। कल भी शियर में, स्ट्रेस में भी ऐसा ही था। जेड वाई के बराबर होगा, वही 2 कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेन are equal and opposite। और वही 2 कंक्लूजन वाले पॉइंट फिर से निकल आए। There are total 9 elements in strain tensor और 3D। और दूसरा याद रखना, 9 में से ये तीनों तो रिलेटेड हैं, तो रिक्वायर्ड कितनी है? 6। तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हुए, सॉरी इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने हुए? ये वही कल वाले ही आंसर है भाई, कल वाला रिवाइज हो गया, नोट कर लो इस बात को। होती थी वैसे स्ट्रेन्स भी सेम होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाली, पर अपोजिट होती हैं। यस, स्ट्रेन्स 2D या 2D स्ट्रेन टेंसर। तो या तो आप 2D के लिए स्ट्रेन्स इस तरह से बना दो, कल बताया था, एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई, गामा एक्स वाई। यहाँ बाई 2 मत करना, ये फॉर्मूला थोड़ा ना है, ये तो स्ट्रेन्स कैसे लग रही हैं वो दिखाया गया है। यहाँ बाई 2 नहीं होगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। हाँ, लेकिन अगर इसको मैट्रिक्स में डिनोट करेंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला है। यहाँ गामा एक्स वाई बाई 2 भरेंगे, गामा वाई एक्स बाई 2, और यहां भी वही रूल ट्रू होगा कि टोटल एलिमेंट 4 होंगे, इंडिपेंडेंट 3 होंगे। ये बाई 2 वाली बात याद रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम वाले फंसाते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग ये तो समझ जाते हैं सिग्मा को एप्सिलॉन और टाउ को गामा बदल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। गामा में नहीं बदलना है, गामा बाई 2 में बदलना है। बार बार बोल दिया भैया, अब आपकी जिम्मेदारी।
प्रिंस एक जगह लिख दिया जाता है, गाम देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, तो अपना डायग्राम खराब नहीं रखते, यहीं पे बस एक डेटा लिख दो, दूसरा अपने आप तो पता ही है, वो तो बराबर ही होते हैं और एरो दिखाई रहा है कि अपोजिट है, लिखना है तो लिख भी सकते हैं। बताओ भाई, ये बातें समझ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग इलास्टिक कांस्टेंट्स, लिखिए पहले इसके बारे में। इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में लिखिए। इलास्टिक कांस्टेंट्स आर डायमेंशनल। इलास्टिक कांस्टेंट्स आर डायमेंशनल constant that establish the relationship between relationship between stress and strain in a body. ठीक है, सभी भैया बाई 2 आएगा, पता नहीं तुम लोग लेट आ जाते हो फिर पूछने लगते हो। देखो बीच में आके कुछ भी मत पूछा करो, या तो टाइम से आया करो। ओके, इलास्टिक कांस्टेंट क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन देते हैं। अब जरा सोचो, स्ट्रेसेस कितनी है, स्ट्रेसेस कितनी हो सकती हैं? सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ जेड एक्स, यही हो सकती भाई। हाँ, टाउ एक्स वाई भी हो सकती है, लेकिन एक मिल गया तो दूसरा तो मिल ही गया। टोटल 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेसेस हैं। और टोटल एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, एप्सिलॉन एक्स वाई, एप्सिलॉन वाई एक्स, एप्सिलॉन जेड वाई, टोटल 9 इंडिपेंडेंट स्ट्रेन्स हैं। यही तो सीखा हमने यार। इनसे ज्यादा कोई स्ट्रेस आ नहीं सकती, इनसे ज्यादा कोई स्ट्रेन आ नहीं सकती, और इनके बीच में रिलेशन जो देता है वो इलास्टिक कांस्टेंट देता है। तो सोचो, ये 6 और ये भी 6, अब इसका रिलेशन इन 6 से हो सकता है, इसका भी रिलेशन इन 6 से हो सकता है। मतलब एक जनरलाइज्ड मटेरियल की बात करें, एक जनरलाइज्ड मटेरियल की बात करें, मतलब जिसमें कुछ भी समानता ना हो, और ऐसे मटेरियल को कहते हैं हम एनिसोट्रोपिक मटेरियल, जो कहीं से किसी भी डायरेक्शन में रिलेशनशिप रिलेट ना करती हो, हर डायरेक्शन की प्रॉपर्टी अलग अलग हो। तो उसमें क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला बन सकता है, इसका इससे फॉर्मूला बन सकता है, इसका इससे फॉर्मूला बन सकता है। मतलब इसका फॉर्मूला 6 बार आएगा, 6 कांस्टेंट, इसके भी 6 कांस्टेंट, इसके भी 6 कांस्टेंट, 6 6 6। मतलब एक जनरलाइज मटेरियल के लिए ना टोटल 36 इलास्टिक कांस्टेंट हो सकते हैं। और एक जनरलाइज मटेरियल को हम कहते हैं जो हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी रखता हो, उसे बोलते हैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? एनिसोट्रोपिक मटेरियल, कि जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में अलग अलग हो, एनिसोट्रोपिक मटेरियल। लेकिन अगर कुछ डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सेम हो,
कुछ डायरेक्शन की प्रॉपर्टी अगर सेम हो तो उनमें आपस में रिलेशन बन जाते हैं। जैसे अगर डायगोनल वाली डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो, सब लिखवाऊंगा मैं, सुनते आप ऐसे रिलैक्स होके आराम से। भाई इसका रिलेशन इनसे बनाना है, फॉर्मूले बनाने हैं। कितने फॉर्मूले बनेंगे? 36। पर यार ये सब तो है ना हाई लेवल की बात है, हमें तो रट लेना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर आता है ना, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता जितना मैं बता रहा हूं। एक जनरलाइज्ड मटेरियल की टोटल इलास्टिक कांस्टेंट, यस 36। लेकिन कुछ रिलेशन बन जाते हैं अगर रिलेट किया जाए। जैसे यार कॉमन सेंस की बात है, जैसे कॉमन सेंस की बात है कि टोटल फॉर्मूले 36 होंगे, मतलब 36 इलास्टिक कांस्टेंट होंगे, लेकिन वो आपस में भी तो रिलेट करेंगे, आपस में भी तो रिलेट करेंगे। जैसे क्या रिलेट करेंगे यार? जैसे रिलेट इस तरह से कर सकते हैं कि दो इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में भी कुछ रिलेशन बन जाए, और दो इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बन जाएगा तो फिर दो की जरूरत नहीं, एक ही की जरूरत होगी। तो एक जनरलाइज्ड जो मटेरियल होता है ना, उसके लिए टोटल इलास्टिक कांस्टेंट 36, लेकिन कुछ फॉर्मूले आपस में बन जाते हैं, कुछ फॉर्मूले आपस में बन जाते हैं, मतलब रिक्वायर्ड होते हैं 21। ठीक है, कैसा मटेरियल? जनरलाइज्ड मटेरियल, जिसे क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक, जो हर डायरेक्शन में अलग अलग हो। फिर एक आता है ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या है ना, कि जो डायगोनल वाली डायरेक्शन में, डायगोनल का मतलब 90 डिग्री वाली डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी जो है ना डिफरेंट हो, बाकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन में सेम हो। ऐसे मटेरियल में टोटल फॉर्मूले चाहिए होते हैं, या टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 12, इंडिपेंडेंट होते हैं 9। पर हमें ना एनिसोट्रॉपिक पढ़ना है ना ऑर्थोट्रॉपिक, हमें पढ़ना है आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक मटेरियल पता क्या होता है? हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो, और हर डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो तो टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं केवल 4, जिन्हें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कौन से 4? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो। ये हमारा सिलेबस है। पर यार मैंने तुम्हें बहुत दूर की बातें बताई, कितनी बात समझ में आया? ठीक है, लिखवा मैं अच्छे से देता हूं, पहले आप ये लिख लो कि ये ऐसे चाहो तो बना लो। ठीक है, ओके। टोटल 6, यहां भी 6 लिखना है। आई एम सॉरी, गलती से 9 लिख गया, 6 है। अरे गलती से 9 लिख दिया भाई, बोल तो 6 ही रहा था ना। 6 का 6 से फॉर्मूला बनाओगे 36 फॉर्मूले बनेंगे। पर वो 36 में कुछ के बीच में रिलेशन है, कुछ के बीच में रिलेशन है। चलो पहली हेडिंग करो, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल। एनिसोट्रॉपिक मटेरियल, देखिए a material is said to be a material is said to be an anisotropic material when it exhibit
डायरेक्शन डिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी, डायरेक्शन डिपेंडेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी in any direction, direction dependent elastic property in any direction. एग्जाम्पल भी लिख दो, all composite materials, all composite materials, all composite materials. ठीक है, हर एक डायरेक्शन की इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग हो, तो टोटल इलास्टिक कांस्टेंट कितने होंगे? टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होंगे 36। लेकिन माय डियर सोच के देखो, कुछ भी हो जाए, ऐसे मैं बता देता हूं, कुछ भी हो जाए, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेन तो देगा नहीं। तो ऐसे सुनना, मतलब मैं सोचूं कितना बता सकता हूं लेकिन बताता नहीं हूं। सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेन तो देगी नहीं, मतलब इसका फॉर्मूला इससे इससे इससे, इसका इन तीनों से कोई रिलेशन ही नहीं होगा। अरे नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेन कैसे देगा? ऐसे ही सिग्मा वाई वाला ये तीनों नहीं देगा, और ऐसे ही सिग्मा जेड वाला भी ये तीनों नहीं देगा। मतलब टोटल 36 बनने चाहिए थे, लेकिन इसके 3 इलास्टिक कांस्टेंट 0 होंगे, इसके भी 3 इलास्टिक कांस्टेंट 0 होंगे, और इसके भी 3 इलास्टिक कांस्टेंट 0 होंगे। कितनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो इस तरह से रिलेशन बनते चले जाएंगे और कुछ टर्म 0 होते जाते हैं, तो बचते हैं केवल 21, बचते हैं केवल 21। पर हमें याद कर लेना है, इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल इलास्टिक कांस्टेंट 36 और इंडिपेंडेंट होते हैं 21। हाँ गामा है ये सीरियस, ये लिखो या ना लिखो, ये गामा है, ये गामा, ये किसी काम का नहीं है आपका, वो सीयर वाली गामा है। अगर आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं, पर ये तो मैं समझा रहा हूं, आपको रटना है, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेन ये, टोटल ये रिलेशन कितने बनते हैं 36, लेकिन 36 में कई 0 होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, इसका इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं होगा, इसका इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं होगा, इसका इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं होगा, मतलब ये 9 तो 0 ही होंगे। और भी सुनो, अगर मैं बात करूं तो कि 9 ये 0 होंगे, और फिर देखो, अगर हम बात करें एक्स वाई की शियर स्ट्रेस, एक्स वाई की स्ट्रेन तो देगी लेकिन अदर डायरेक्शन की स्ट्रेन नहीं देगी, तो कुछ और टर्म भी 0 होंगे। ऐसे ये वाई एक्स की तो देगा, वाई एक्स का स्ट्रेन देगा, अदर 0 होंगे। ऐसे ही जेड एक्स वाला जेड एक्स की तो स्ट्रेन देगा लेकिन अदर में शियर स्ट्रेन नहीं देगा, तो कुछ टर्म और 0 होंगे, तो टोटल बचते हैं 21। मतलब ये रट लेना है सीधे, ठीक है। ये सब पढ़ते हैं एम टेक वाले, बी टेक वाले भी नहीं, उन्हें भी रट नहीं होता है, पर तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ गया ना।
आ जाओ ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। हाँ हाँ अर्षित, वो गामा ही लिखना है। लिखो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। देखिए, मटेरियल इज सेड टू बी ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। मटेरियल इज सेड टू बी अ orthotropic material when it exhibit अरे ये इसके पीछे क्यों पड़े हो, ये लिख तो दिया, इतनी स्ट्रेस होती है, इतनी स्ट्रेस, वो तो मैं ये बता रहा था। 6 इनका 6 से रिलेशन बन सकते हैं, 36। ये थोड़ी ना कुछ इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट बात तो ये लिखी हुई, उसके पीछे क्यों परेशान हो गया। अरे सर यहाँ पे वो गामा नहीं, वो एप्सिलॉन, अरे गलती से लिख गया भाई, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी गलती लिख जाती है, बोल में सही रहा था, ठीक है, तो यहाँ गामा कर लो। पर उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो समझाने के लिए था। लिखो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल। A material is said to be orthotropic material. A material is said to be a orthotropic material when it exhibit different elastic property. When it exhibit different elastic property in orthogonal direction. In orthogonal direction. एग्जाम्पल लिख दो, वुड क्रिस्टल रोल्ड मटेरियल, ये रोल्ड मेटल्स, ठीक है। तो देखो ये जो 36 हैं, इनमें अगर जनरली बात करें तो इसका रिलेशन इन तीनों से जो होगा वो 0 होंगे, ठीक है। ऐसे इसके भी 3 0 होंगे, इसके भी 3 0 होंगे, तो 9 तो ये 0 हो गए और 2 इसके 0 होंगे, क्योंकि गामा टाउ एक्स वाई तो देगा लेकिन अदर 2 नहीं देगा। ऐसे गामा वाई जेड, ये वाई जेड तो देगा लेकिन अदर 2 नहीं देगा। और ऐसे जेड एक्स, गामा जेड एक्स तो देगा लेकिन अदर 2 नहीं देगा। तो 6 ये 0 हो गए, तो 9 और 6 15 0 हो जाते हैं, तो बचे कितने 21। पर ये सब नहीं यार, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ऑर्थोट्रोपिक में टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 12 और इंडिपेंडेंट होते हैं 9। रट लेना भाई, इंडिपेंडेंट होते हैं 9। पर ना हमें ऑर्थोट्रोपिक पढ़ना है, ना हमें जनरलाइज एनोसोट्रोपिक मटेरियल पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सोम में हर मटेरियल को माना गया है आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक में टोटल 4 बचते हैं और जिनमें भी फॉर्मूले बन जाते हैं आपस में
इंडिपेंडेंट दो ही होते हैं। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगली हेडिंग है हमारी आइसोट्रोपिक मटेरियल। अगली हेडिंग है हमारी आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, लिखो इसके बारे में। मतलब ये वो मटेरियल है जिसकी हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम। ऑर्थोट्रोपिक में डायगोनली डिफरेंट हो और एनिसोट्रोपिक में हर डायरेक्शन में डिफरेंट हो, पर यहां पे हम मानेंगे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो। लिखो जल्दी से। आइसोट्रोपिक मटेरियल लिखिए। ए मटेरियल इज सेड टू बी एन आइसोट्रोपिक मटेरियल। ए मटेरियल इज सेड टू बी एन आइसोट्रोपिक मटेरियल when it exhibit same elastic property when it exhibit same elastic property in any direction, same elastic property in any direction, हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो, हर एक डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो। इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए इसका, ग्लास एंड मेटल्स, ग्लास एंड मेटल्स। ठीक है, इसमें टोटल कांस्टेंट होते हैं 4 और इंडिपेंडेंट होते हैं 2, और इन 4 को हम जानते हैं क्योंकि यही हमारा सिलेबस है। इन 4 को हम जानते हैं ई, जी, के और म्यू के नाम से। ई का नाम आपको बताया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस। जी होता है शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो। एग्जिबिट, अब स्पेलिंग नहीं आती तो भैया घर पे देखो यार। एग्जिबिट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। स्पेलिंग होती है EXHIBIT।
फिर इनमें रिलेशन भी होता है। क्या होता है? इनमें रिलेशन भी होता है। ये होता है E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, और ये होता है E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये फॉर्मूले सीधे रटने हैं, आपको याद होने चाहिए। रिलेशन बिटवीन E G K म्यू, और यहां से आप क्या कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू उठा के यहां भर दो, तो एक और फॉर्मूला बन जाता है कि E बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। मुंह जवानी रटे होने चाहिए आपको, मुंह जवानी रटे होने चाहिए। पहले यहां तक लिख लो, फिर और बात बताते हैं। फिर 1 बाई 1 सभी को समझेंगे, ठीक है। पहले तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर देखो एनिसोट्रोपिक मटेरियल का क्या मतलब है। एनिसोट्रोपिक का मतलब है, आप ध्यान से सुनना, कि अगर मैं यहां से दबाऊं एक लोड लगा के या एक स्ट्रेस लगा के, तो जो स्ट्रेन आए वो कुछ और आए। ऊपर से दबाऊं उतना ही लोड लगा के तो स्ट्रेन कुछ और आए। मतलब यहाँ का E यंग्स मॉडुलस कुछ और हो, इस डायरेक्शन का यंग मॉडुलस कुछ और हो, अलग अलग डायरेक्शन का यंग्स मॉडुलस अलग अलग हो। मतलब हर डायरेक्शन में कोई समानता ना हो। मतलब यहाँ कोई E1 दे, मान लो यंग्स मॉडुलस से ही समझ लो, E2 दे, E3 दे, ऑल 3 आर डिफरेंट। मतलब किसी भी डायरेक्शन से दबाओ, प्रेस करो, कोई रिलेशन ही ना हो। हाँ, लेकिन अगर इधर से दबाएं सेम स्ट्रेन आए, ऊपर से दबाएं सेम लोड से सेम स्ट्रेन आए, मतलब हर डायरेक्शन से स्ट्रेन सेम आए। भाई रिलेशन क्या देता है ये? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। तो अगर E अलग होगा तो स्ट्रेन अलग आएगी। तो हर एक डायरेक्शन में अगर हम इसको स्ट्रेन दें तो स्ट्रेस अलग आएगी। इसे बोलेंगे एनिसोट्रोपिक। होमोजीनियस का मतलब है आइसोट्रोपिक का मतलब है किसी भी डायरेक्शन से प्रेस करो, हर डायरेक्शन में सेम स्ट्रेन के लिए सेम स्ट्रेस आए। मतलब यहां से जितनी स्ट्रेस आई यहां पे भी उतनी स्ट्रेस आएगी, यहां पे भी उतनी स्ट्रेस आएगी। अगर तीनों डायरेक्शन से आप 1 mm 1 mm 1 mm दबाओगे, स्ट्रेन दोगे तो स्ट्रेस आएगी। या वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर हम स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन आएगा। सेम आना चाहिए हर डायरेक्शन में। इसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ऑर्थोट्रोपिक क्या है कि इधर से दबाओ सेम आए, इधर पे डायगोनली डिफरेंट आएगा। मतलब यहां E1 है तो डायगोनली E2 आएगा, लेकिन
इस डायगोनल में भी E3 आएगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पे E1 ही आए, यहाँ पे E1 ही आए। मतलब ये गारंटी है कि डायगोनल वाली डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी। इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपिक। एग्जाम्पल मैंने लिखा ही दिए। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? हर पॉइंट पे एक ही जैसा। होमोजीनियस वर्ड का मतलब है डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है, पॉइंट से रिलेटेड है। जैसे मैं कहूं कि इधर E1, इधर E2, इधर E3, इधर E1, इधर भी E2, इधर भी E3। तो देखो ये मटेरियल एनिसोट्रॉपिक है, लेकिन हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम है। इधर E2 है तो इधर भी E2 है, तो ये होमोजीनियस है प्लस आइसोट्रोपिक है। होमोजीनियस का वर्ड का मतलब है प्रॉपर्टी फॉर ऑल पॉइंट्स आर सेम, मतलब जैसा ए पॉइंट पे वैसे ही बी पे कहीं हो, और डायरेक्शन का फर्क पड़ता है एनिसोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक में। जैसे यहां जाओ, अब मैं कहूं यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, फिर अगले पॉइंट पे गए तो अगर यहाँ कोई E1 है, E1 है, E1 है, तो ये आइसोट्रोपिक है लेकिन होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस में ये दोनों पॉइंटों पे सेम होना चाहिए। जैसा ए पॉइंट पे हो वैसे इस पे हो, तो ये आइसोट्रोपिक है प्लस नॉन होमोजीनियस है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब कोई डाउट बचाओ तो पूछो भाई। यहाँ E, इस डायरेक्शन में भी E, इस डायरेक्शन में भी E, E, E। देखो हर डायरेक्शन में एक ही जैसा हो फॉर एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट के लिए हर डायरेक्शन में एक ही जैसा हो। इस पॉइंट के लिए हर डायरेक्शन में एक ही जैसा है, मतलब डायरेक्शन का रिलेशन आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस और एनिसोट्रोपिक से, और पॉइंट्स का रिलेशन होमोजीनियस से। हर पॉइंट एक ही जैसा तो होमोजीनियस, हर पॉइंट अलग अलग नॉन होमोजीनियस। जैसे बताओ, ये हर डायरेक्शन में सेम, इधर भी हर डायरेक्शन में सेम, मतलब ये आइसोट्रोपिक है। दोनों पॉइंट भी सेम, तो ये क्या होगा? होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक। नहीं तो हम आगे बढ़े, ये आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सब चैप्टर बहुत छोटे छोटे होंगे, क्योंकि बेसिक तो हम पढ़ ही चुके हैं, बेसिक में हमने मेहनत भी कर ली है और आप एक्सपर्ट भी हो चुके हैं बेसिक के। E1 यहाँ ट्रोपिक होमोजीनियस नहीं होते। देखो ये क्या है? ये आइसोट्रोपिक है, नॉन होमोजीनियस है। कैसे पता? जैसे एक पॉइंट पे देखो, अगर किसी पॉइंट के लिए हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, डायरेक्शन देखो तो आइसोट्रोपिक पता चलता है, अलग अलग पॉइंट्स देखो तो होमोजीनियस पता चलता है। तो ये देखो, ये भी आइसोट्रोपिक है, इस पॉइंट पे भी आइसोट्रोपिक, मतलब आइसोट्रोपिक तो है, हर डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सेम है फॉर अ पॉइंट।
लेकिन ये ए पॉइंट और बी पॉइंट सेम नहीं है। मतलब ये यार होमोजीनियस का मतलब है हर जगह एक ही जैसा, और आइसोट्रोपिक का मतलब है हर डायरेक्शन में एक ही जैसा। तो देखो डायरेक्शन में एक ही जैसा है, यहां भी डायरेक्शन में एक ही जैसा है, लेकिन ये अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग है। पॉइंट बदलने से प्रॉपर्टी बदल गई, डायरेक्शन बदलने से प्रॉपर्टी सेम रही। तो ये आइसोट्रोपिक है पर होमोजीनियस नहीं। पता नहीं क्या क्वेश्चन बोल लो। है जैसे ये वाले को देखो ध्यान से कि E1 E2 E3, यहां भी E1 E2 E3, तो ये होमोजीनियस है लेकिन हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो ये एनिसोट्रोपिक है। अच्छा यहाँ आइसोट्रोपिक लिख दिया इसलिए एनिसोट्रोपिक है भाई, इसको सही कर लेना, तभी लोग पूछ रहे थे। वेरी गुड, क्लियर। हाँ हाँ इसमें एनिसोट्रोपिक लिखना था, ये सही कर लो। अरे हो जाता है यार, थ्योरी है ना ढेर सारी, बोल सही रहा हूँ, एक आध पॉइंट गलत लिख जाए तो वो आपको चेक करने के लिए मैं लिख देता हूँ। हर चीज थोड़ी ना पढ़नी है यार, क्वेश्चन लगा के देखो। इतना डिटेल में बता रहा हूं फिर भी आप सुनो उसको अच्छे से और जाके पुरानी ईयर के क्वेश्चन लगाओ, तब मजा आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे नोट्स में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। स्ट्रेन देखो दो तरीके की होती है, बताया भी था, नॉर्मल स्ट्रेन और दूसरा शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन मैंने आपको बताया था सिग्मा एक्स, सॉरी एप्सिलॉन एक्स स्ट्रेन है ना, एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड होती, और शियर वाली गामा एक्स वाई गामा वाई जेड गामा जेड एक्स होती। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन खुद, अब ध्यान से सीखो, यहां थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्ट्रेन खुद तीन तरीके की होती है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा लेटरल स्ट्रेन, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन खुद कई तरीके की होती है, पहले आप ये टेबल बनाओ, फिर हम हर एक स्ट्रेन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज पता नहीं क्यों लिखने में गलती हो रही, देखे रहना भाई। तो स्ट्रेन जो है, नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, वॉल्यूमेट्रिक। अब एक एक स्ट्रेन को अगर हम ढंग से समझ गए तो ये चैप्टर खत्म। और यहां थोड़ा सा अब इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा मैं बता भी दूं कठिन भी है, थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। वैसे मैं मानता हूं कई लोगों को आता होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा अब सीखना है आपको। करिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ध्यान सुनना भाई, अब आप जिम्मेदार होंगे, अच्छे से सीखना है।
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। लिखिए, इट इज द नॉर्मल स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। इट इज द नॉर्मल स्ट्रेन, it is the normal strain in the direction of applied load. In the direction of applied load due to load. बस लिख लो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ड्यू टू लोड, ड्यू टू लोड। जैसे सुनो, जैसे ये एलिमेंट है, अपने समझने के लिए बॉडी है, और ये लगाया है इसमें मैंने px का लोड, ठीक है, px का लोड। यहां भी लगाया py का लोड। बहुत ध्यान सुनना भाई, अब थोड़ा कठिन भी है, बस एक बार सीख गए तो कहानी क्लियर। यहां लगाया pz का लोड, ये है लेंथ, ये है विड्थ, इसे कह देते हैं थिकनेस। लेंथ विड्थ थिकनेस, लेंथ विड्थ थिकनेस, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है कि जो लोड की वजह से लोड के ही डायरेक्शन में आए। जैसे मैं कहूं लोड px का लोड x डायरेक्शन में जो स्ट्रेन देगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। py का लोड जो y डायरेक्शन में स्ट्रेन देगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा y डायरेक्शन का। तो अगर मैं कहूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन क्या है, तो मेरा आंसर होगा कि सर px से जो स्ट्रेस आएगी सिग्मा x वो कितनी होगी, px अपॉन bt। कैलकुलेशन देखते रहना थोड़ा। और स्ट्रेन क्या आएगी, स्ट्रेन होगी सिग्मा x अपॉन ई, क्योंकि सिग्मा और ई के बीच का रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला वैलिड है, ध्यान रखना, बहुत जरूरी बात, वैलिड फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ओनली। तो अच्छी बात है, हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही लिख रहे हैं। तो अगर स्ट्रेस सिग्मा एक्स है तो स्ट्रेन हो जाएगी सिग्मा एक्स अपॉन ई। ऐसे अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन बताऊं तो वहां सिग्मा y हो जाएगा py अपॉन bl, और वो भी लॉन्गिट्यूडनल है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन हो जाएगा सिग्मा z अपॉन सिग्मा y भी लिख सकते हैं py अपॉन bl, सिग्मा z लिख सकते हैं pz अपॉन tl या lt। बहुत सिंपल बात मैंने बताई, ज्यादा कुछ जोर नहीं दिया। मैंने कहा कि सिग्मा बराबर e इंटू एप्सिलॉन।
दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर लॉन्गिट्यूडनल, और हम लॉन्गिट्यूडनल ही निकाल रहे हैं। तो किसी भी डायरेक्शन की स्ट्रेस में अगर ई का डिवाइड कर दो तो उस डायरेक्शन की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल आती। तो एक्स की लॉन्गिट्यूडनल होगी सिग्मा एक्स अपॉन ई, वाई की लॉन्गिट्यूडनल होगी सिग्मा एक्स अपॉन ई, लॉन्गिट्यूडनल इन जेड होगी सिग्मा जेड अपॉन ई। पहले इसे नोट कर लो, और कोई दिक्कत हो तो पहले पूछो, क्योंकि असली मजा तो लेटरल में आएगा। इसके बाद एक और स्ट्रेन है लेटरल, वो क्या होती है, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तब पूरी बात समझ पाओगे। थोड़ा सीरियसली पढ़ना है यहाँ पे। यहां कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सिग्मा मतलब एक रूल याद रखो कि किसी भी डायरेक्शन की स्ट्रेस में ई का डिवाइड कर दोगे तो उसी डायरेक्शन की लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल जाती है। नोटेड भाई। अब आ जाते हैं एक दूसरी स्ट्रेन पे, लेटरल स्ट्रेन को। चलो अगली हेडिंग है लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, पहले डिफाइन करो इसको। लिखिए, इट इज द स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज द स्ट्रेन इन द